हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिट्स जो कि कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कैलकुलस क्या होती है? कैलकुलस है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम चेंज को स्टडी करते हैं। ठीक है, चेंज कैसा? चेंज जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है तो उसकी कोई ना कोई डोमेन होती है। अब लिमिट्स या फिर कैलकुलस को स्टडी करने के लिए हमें फंक्शंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम कैलकुलस की ब्रांच को अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो उसकी कोई ना कोई डोमेन होगी, है ना, किसी डोमेन में वो फंक्शन डिफाइंड होगा, राइट। जब जैसे कि सपोज मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में एक फंक्शन ले लेती हूँ, तो क्या होगा आपको पता है ना, ये फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर का सेट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सारी ही रियल वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि इसकी डोमेन रियल नंबर्स हो गई। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, अगर मैंने एक्स को 1 रखा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि 1, क्योंकि फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर है। मैं एफ ऑफ 2 रखूँ तो यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी कि 2 आएगा। तो यहाँ पे इन दो वैल्यू से एक आध और ले लेते हैं वैल्यू, 1/2 अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, राइट। तो मैंने जितनी बार डोमेन की वैल्यू को चेंज किया है ना, उतने बार फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो रही है ना। तो इसी चेंज को स्टडी करते हैं हम कैलकुलस में। ठीक है, फिलहाल कैलकुलस तो पूरी ब्रांच है, हमने इसमें सभी कुछ पढ़ना है। उसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आता है वो कैलकुलस का, वो लिमिट्स के थ्रू आता है। ठीक है, हम लिमिट्स को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिमिट्स को ही देखने वाले हैं। आज हम लिमिट्स समझेंगे कि लिमिट्स होती क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि लिमिट्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं लिमिट्स को कैलकुलेट करने के, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन पहले फ़िलहाल हम यहाँ पे सिर्फ लिमिट्स का एक आइडिया लेते हैं, लिमिट्स होती क्या है। ठीक है, तो हम ये फंक्शन की हेल्प से ही लेंगे। हम एक फंक्शन लेंगे, हम दो फंक्शंस लेंगे, दो फंक्शंस की हेल्प से काफ़ी कुछ चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम डेफिनेशन पाएंगे कि लिमिट की डेफिनेशन एक्जैक्टली है क्या। ठीक है, कुछ नोटेशंस भी होंगी, तो ध्यान से हमें चीज़ों को समझना है। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो फिर हमने ये फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। अब अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, ये वाला फंक्शन सारी ही वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, सिर्फ किसके लिए डिफाइंड नहीं है, 2 के लिए। क्यों? अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 - 2 तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, फिर ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा। या ऊपर भी अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 स्क्वायर 4, 4 - 4, ये तो 0/0 की फॉर्म ले ले रहा है 2 रखने पर, है ना। तो ये फंक्शन सारी ही रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, बस 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। x2 नहीं होना चाहिए, x2 हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा हमारा, है ना। तो हमने ये फंक्शन लिया हुआ है। अच्छा, ये जो 0/0 फॉर्म होती है आपको पता नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है ना। हम बाकी भी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं मैथ्स में, हम उसको भी इसमें डील करने वाले हैं, उसको भी देखने वाले हैं क्या क्या वो होती हैं। पर फिलहाल खैर हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए x = 2 पे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर x = 2 नहीं लेते हैं तो क्या हम फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं? हम फंक्शन को लिख सकते हैं, ये जो है a² - b² है, तो a² - b² हमें पता है a + b और a - b लिखा जा सकता है अपॉन में x - 2। अब अगर x2 नहीं है तो इससे कैंसिल हो सकता है। अगर x2 होता तो क्या होता, अगर x2 होता तो 2 - 2 और 2 - 2 ये 0/0 होता, तो 0 से तो 0 कैंसिल करके हम 1 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल 2 नहीं ले रहे हैं, तो इससे कैंसिल करके हम फंक्शन की वैल्यू को x + 2 लिख सकते हैं। अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए एफ ऑफ एक्स को हम x + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन जो है वो मेरा वही है जो दिया हुआ है। ठीक है, काम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ देर के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या हमें कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना तो उसके लिए हम सिंप्लीफाई से कर सकते हैं, क्योंकि 2 पे हम नहीं बात कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, हम 2 पे तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम 2 के आसपास की बात तो कर सकते हैं। मतलब 2 पे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, हमने कह दिया कि 2 पे ये फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 2 है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0/0 हो जा रही है। लेकिन 2 से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, जैसे कि 2.001, थोड़ा और आगे बढ़ूँ 2.01 पे जाऊँ, यहाँ मैं 1.99 पे आऊँ, थोड़ा और आगे बढ़ के यहाँ 1.9 पे आऊँ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे अगर हम चलते हैं 2 के, तो वहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन होगा ना। तो हम एक कोशिश करते हैं, हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ की लेते हैं और कुछ वैल्यूज़ यहाँ की लेके देखते हैं कि फंक्शन पे क्या चेंज आता है। ठीक है, वैल्यूज़ लेने पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ लेने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने x लिया, ठीक है, और यहाँ मैं ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये x है और ये एफ ऑफ एक्स है, x एंड एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो हम कुछ वैल्यूज़ को लेते हैं और फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। सपोज एक वैल्यू मैंने 1.4 ले ली, एक 1.5 ले ली, और थोड़ा सा और बढ़ा के ले लेते हैं 1.8, 1.9 और 1.99। ठीक है, तो 1.4 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये हम डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं अगर, तो ये आ जाएगा 3.4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3.5
और 1.5 रखने पे ये जो वैल्यू आ जाएगी 1.5 पे 3.5 आ गई, 1.8 पे ये वैल्यू आ जाएगी 3.8, 1.9 पे इट विल बी 3.9 एंड 1.99 पे 3.99। ठीक है, तो क्या कुछ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसे जैसे हम इस तरफ से 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से हम 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं ना, ये चीज़ ये यहाँ पे वैल्यूज़ 2 की तरफ बढ़ रही हैं, 1.4 1.5 तो 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये फंक्शन किस वैल्यू की तरफ को जा रहा है, ये फंक्शन 4 की तरफ नहीं जा रहा है, 3.4 फिर 3.5 8 3.9 3.99 अल्टीमेटली 4 की तरफ जाने की कोशिश हो रही है ना। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से कोशिश करती हूँ, अब राइट साइड से थोड़ी कोशिश करते हैं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर भी हम कुछ x और fx की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो x जो है मेरे पास अब कुछ वहाँ से हम वैल्यू लेते हैं, यहाँ से यहाँ को आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं एक वैल्यू 2.5 ले लेती हूँ, एक 2.3 ले लेते हैं, एक 2.1 ले लेते हैं, एक 2.01 ले लेते हैं। इतना काफ़ी है, बस हमें ऑब्जर्व करना है। वैल्यूज़ कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं फंक्शन में रखने के बाद, बस अभी हमें सिर्फ ट्रेंड ऑब्जर्व करना है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को लिख रही हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो 2.5 पे वैल्यू आएगी ना इसकी, वो आएगी 4.5, 2.3 पे ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 4.3, 2.1 पे इट विल बी 4.1 एंड 2.01 पे 4.01। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये वैल्यूज़ कहाँ को जा रही हैं, 2.5 2.3, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही है। हाँ, क्योंकि जब हम यहाँ को जाएंगे 2 की तरफ तो वैल्यूज़ बढ़ते हुए तो 2 की तरफ जाएंगी, और यहाँ से जब 2 की तरफ आएंगे तो वैल्यूज़ घटते हुए 2 की तरफ आएंगे, क्योंकि बड़ी छोटी फिर से छोटी फिर 2 पे आएंगे, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो x है ये 2 की तरफ जा रहा है, राइट, और ये फंक्शन कहाँ को जा रहा है, ये देखिए फंक्शन भी तो 4 की तरफ नहीं जा रहा है, पहले 4.5 था, बड़ा था, फिर छोटा छोटा होते हुए 4.01 और अल्टीमेटली 4 तक आने की, मतलब 4 को अप्रोच करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर भी फंक्शन की, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कुछ बाकी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बस अभी हमने इतना देखा कि जैसे जैसे x जो है इस लेफ्ट साइड से चला 2 की तरफ तो फंक्शन 4 पे गया। ठीक है, x जब राइट साइड से चला 2 की तरफ तो ये फंक्शन फिर 4 पे गया, है ना। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ों को, पहले कुछ नोटेशंस को देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों को कैसे डिनोट करते हैं, वो देख लेते हैं। अगर हम 2 की तरफ लेफ्ट से जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम x की तरफ, x यानी कि x जो है 2 की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हम कहेंगे x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यूज़ यहाँ से आ रही है, तो 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहे हैं हम, इसके आगे हम थोड़ी और वैल्यूज़ को देख लेते हैं। अब थोड़ा मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर x जब लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ को जा रहा है ना, तो f ऑफ x कहाँ जा रहा है बताइए, f ऑफ x जा रहा है 4 की तरफ, और x जब 2 की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहा है तो f ऑफ x फिर कहाँ को जा रहा है, 4 की तरफ, राइट। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें करी हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखी हैं। अब हम ना लिमिट को थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छे से हम बाद में लिमिट को डिफ़ाइन करेंगे। अभी हम थोड़ा ऐसे डिफ़ाइन कर देते हैं कि जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हम यहाँ से कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है ना फंक्शन की 4 आ रही है, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड से गए, फंक्शन यहाँ गया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या आ रही है, यहाँ से राइट हैंड लिमिट आ रही है यहाँ से, वो भी 4 ही आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा और मैं यहाँ पर एक बार डिफ़ाइन कर देती हूँ। अगर x जब a की तरफ जा रहा है, यहाँ पर x कहाँ जा रहा था, 2 की तरफ जा रहा था। ठीक है, थोड़ा यहीं पर लिख देते हैं, x जब a की तरफ जाता है, यहाँ पे x 2 की तरफ जा रहा है। जब x a की तरफ जाए और f ऑफ x किसकी तरफ जाए, l की तरफ जाए, तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू a इज़ l। ठीक है, हम लिमिट को ऐसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिमिट की ऐसी होती है। ठीक है, मतलब जब x a की तरफ जा रहा है, f ऑफ x l की तरफ जा रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हम एक बार 2 प्लस में लिया था हमने और एक बार 2 नेगेटिव, मतलब राइट और लेफ्ट 2 साइड से चले थे। तो क्या हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट ऑफ f ऑफ x है व्हेन x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज़ 4, ऐसा कह सकते हैं। और सेम फिर यहाँ पे भी कह सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन जो भी f ऑफ x है व्हेन x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड इज़ अगेन 4। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो इट इज़ नोन टू बी एज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो इट इज़ नोन टू बी एज राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा इस फंक्शन में हमने क्या क्या देखा। अभी हमने लिमिट्स को बहुत अच्छे से, हम लिमिट्स पे नहीं आए हैं, बस अभी सिर्फ इतना समझे, हमने एक फंक्शन लिया है और हमने देखा 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं तो हमने कहा 2 के आसपास तो डिफाइंड होगा,
ठीक है, 2 के थोड़ा पीछे, 2 से थोड़ा सा आगे तो डिफाइंड होगा। तो हमने उन वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू को देखने की कोशिश की। पहले हमने लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जाने की कोशिश की। हमने कहा कि जब लेफ्ट साइड से x 2 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर राइट से हमने देखा कि x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है। जब राइट साइड से यहाँ से वैल्यू घटाते हुए आ रहा है तो 2 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, घटते घटते 4 की तरफ को जा रही है, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ से क्या कंक्लूड किया, हमने कहा कि जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं किसी नंबर को, जब x जो है 2 को लेफ्ट से अप्रोच करें तो हम उसके ऊपर हल्का सा माइनस का साइन दिखा देंगे उसकी सबस्क्रिप्ट पर। तो हम कहेंगे x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और राइट से जा रहा होगा तो x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, और वहाँ पर हम प्लस का साइन दिखा देंगे, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से जाने पर कहाँ आ रही है 4, क्या आ रही है 4, और राइट से जाने पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो फिर उसके बाद फिर हमने कहा कि मैंने फिर लिमिट को डिफाइन किया। मैंने कहा अगर x a की तरफ जा रहा है और उसी टाइम पे f ऑफ x l की तरफ जा रहा है तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू a इज l, ठीक है। वही फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड is 4. Limit of the function when f of x, यानी कि when function is limit of the function when x is tending to 2 from right hand side is again 4, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतना देखा हुआ है। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसे ही लिमिट्स में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी बातें पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ से मिला हुआ है, हमें मिला है कि लिमिट of function when x is tending from left hand side of 2 is 4. Limit of the function when x is tending to 2 from right hand side is 4, ठीक है। ये दो बातें हमें पता चली। और मुझे एक और चीज़ यहाँ से पता चल गई है कि ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो इसको शॉर्ट में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और उसको राइट हैंड लिमिट बोल सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर आई है मेरी यहाँ पर। और एक और चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस की है कि f ऑफ 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब जिस 2 से लेफ़्ट और जिस 2 के राइट में हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ पर 2 पे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसे भी कह सकते हैं। या डायरेक्टली हम बोलते हैं कि f ऑफ 2 तो डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। f ऑफ 2 जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमें यहाँ से इतना पता चल गया, क्योंकि f ऑफ x जो है 2 पर डिफाइन नहीं है, तो हमने कहा f ऑफ 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने ये सारी बातें नोटिस करी है इस फंक्शन में, ठीक है। अब हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, कुछ चीज़ों को वहाँ पर भी ऑब्जर्व करेंगे, फिर और समझेंगे चीज़ों को। फंक्शन 1 में हमने जो भी ऑब्जर्वेशन लिखी थी और जो भी हमारा फंक्शन आया था वो मैंने लिखा है, अभी इसको हटाया नहीं है। और अब दूसरा फंक्शन जो मैंने लिया है वो लिया है मॉडुलस ऑफ x-3 अपॉन x-3, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन को भी आप ध्यान से देखते हैं तो 3 पर ये फंक्शन फिर डिफाइन नहीं है, क्योंकि 3 पर ये फंक्शन क्या ले लेगा, वैल्यू वापस से 0/0 का फॉर्म ले लेगा, है ना। तो ये फंक्शन फिर कहाँ है, 3 पर डिफाइन नहीं है। तो 3 पर डिफाइन नहीं, तो हम 3 के आसपास तो चेक कर सकते हैं ना। अगर फंक्शन यहाँ 3 पे डिफाइन नहीं है तो 3 के आसपास तो होगा डिफाइंड, है ना। वहाँ पर तो फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी, तो हम अगेन वहीं पर इसको चेक करेंगे। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा होगा फंक्शंस में, इसीलिए हमें फंक्शंस की अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है, कि फंक्शंस क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सारे फंक्शन हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा होगा। अगर इसको हम नॉर्मली वैसे ही देखते हैं, अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये जब फंक्शन की वैल्यू जब मैं 3 से बड़ी लूँगी, 3 से बड़ी लेने पर ये जो फंक्शन आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू 1 हो जा रही होगी, मतलब f ऑफ x 1 के इक्वल हो जाएगा। और जब x से छोटी वैल्यूज़ को मैं लूँगी तो f ऑफ x जो आ जाएगा वो -1 आएगा, ठीक है। अब मुझे इसी बात का यूज़ करना है, ठीक। इस बात को देख करके अब मुझे बाकी जो वैल्यूज़ अभी हम जैसे पिछले वाले फंक्शन के लिए कैलकुलेट करके आए थे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, वैसे ही हमने इसके लिए भी करना है, ठीक है। अच्छा, तो करते हैं फिर। हाँ, तो अब हम लेफ़्ट से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ ये मेरा x है और ये f ऑफ x है, ठीक है। हम लेफ़्ट से कोशिश करें, लेफ़्ट मतलब 3 से छोटी वैल्यूज़ हम लेंगे। 3 से छोटी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 3 से छोटा 2.3 होता है, 2.4 ले सकते हो, थोड़ा बड़ा लेते हैं 2.8, 2.9 और 2.99 लेते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ये जो फंक्शन है 3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हर बार क्या हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे तो कैलकुलेशंस की हमें नीड ही नहीं है, हमें फंक्शन को देख के ही हम फंक्शन को देख के हमें पहले ही ऑब्जर्व कर लेना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्या फंक्शन को हम थोड़ा रिड्यूस करके कुछ लिख सकते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को बाद में आसानी से निकाल सकें, है ना। तो क्योंकि अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो सॉल्व करने के बाद भी एट द एंड ये -1 ही आएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व ना करके हमें पता चलता है कि जब छोटी वैल्यूज़ ली हैं 3 से, तो हर बार फंक्शन की वैल्यू -1 ही आ जानी है। तो हम हर जगह पर -1 लिख लेते हैं, ठीक है, -1 आएगा। सॉल्व
करके भी आप देख सकते हैं। अब अगर मैं राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करूँ, मतलब 3 से बड़ी वैल्यूज़ को लेकर घटाते 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 मैं 3 तक पहुँचने की कोशिश करूँ, तो x और f(x) यहाँ आएगा। अब एक वैल्यू में ले लेती हूँ सपोज 3.6, एक 3.5 ले लेते हैं, एक 3.2 ले लेते हैं, 3.1 लेते हैं, 3.01 ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 3 से बड़ी वैल्यूज है सारी की सारी, बड़ी वैल्यू जब आएंगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जानी है ना। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए अब क्या यहाँ पर हो रहा है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हैं वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हुए, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू -1 पे जा रही है ना। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, f(x) इज अप्रोचिंग -1, राइट। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज -1, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ भी सेम बात देखिए, जब हम वैल्यूज़ को डिक्रीज करते करते 3 तक पहुँचे, यहाँ ये फंक्शन x की वैल्यू 3 को जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ चली गई है, 1 में चली गई है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, f(x) इज अप्रोचिंग टू 1। जब x 3 की तरफ आ रहा है राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ चली जा रही है, +1 पे जा रही है, +1 की तरफ जा रही है, ठीक है। +1 हो नहीं रही है, +1 की तरफ जा रही है। फिर यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, सॉरी पहले मैं पूरा लिख लेती हूँ, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 1, है ना। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे से देखिए, यहाँ से तो इस चीज़ को हमने पिछले उसमें क्या कहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट कहा था, इस चीज़ को हमने राइट हैंड लिमिट बोला था, राइट। तो इस फंक्शन में क्या हुआ फिर, इस फंक्शन का, अब मैं जगह मैंने पहले फंक्शन का ऑब्जर्वेशन लिखा, यहाँ मैं सेकंड फंक्शन का ऑब्जर्वेशन अगर लिखूँ तो मुझे यहाँ से मिला है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, f(x) इज कितना, -1, ठीक है। और लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड इज +1, राइट। तो मुझे यहाँ से पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ ही नहीं रही है ना। और क्या यहाँ पे f(3) एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे यहाँ पे f(2) एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या यहाँ f(3) एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि f(3) रखने पे तो 0/0 की फॉर्म आ जा रही है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो f(3) यहाँ पर भी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। f(3) यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इतनी बातें नोटिस कर ली हैं। अब हम एक फंक्शन और लेते हैं, उस फंक्शन को हम ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। अच्छा, अगर मैं इन दो फंक्शन की ग्राफ की बात करूं तो ये जो पहला वाला फंक्शन है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ -2, अगर 0 में ले लेती हूँ, यहाँ पे 0,2 ले लेते हैं, और यहाँ 0,4 ले लेते हैं। आप अगर इसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे तो ये लगभग मेरा ग्राफ ऐसे 4 को कट करते हुए जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है मेरी, मुझे इसको ऐसे करके बनाना चाहिए था, ये ऐसे आना चाहिए था, लाइन थोड़ी ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। तो आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ मतलब ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करें, ये जो दूसरा फंक्शन मैंने लिया है x-3 और मॉडुलस ऑफ x-3/x-3, तो इसका ग्राफ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कैसे बनेगा। 3 पे तो हमने वैल्यू लेनी नहीं है, ठीक है, 3,0 मेरा इधर कहीं होगा, ठीक है। हम वैल्यू जो भी रखें, अगर 3 से छोटी वैल्यूज़ रख रहे होंगे तो जो वैल्यू आंसर आएगा वो कहाँ को जाएगा, यहाँ -1 यहीं पे जा रहा होगा, ठीक है। और 3 से बड़ी वैल्यूज़ को रखते हैं तो इट विल भी यहाँ पर कहीं +1 आ रहा होगा, तो +1 की तरफ को ये जा रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके वैल्यू जाएंगी मेरी, जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ रखे ये हर बार 1 को अप्रोच कर लेगा, जितनी भी मैं यहाँ पर 3 से छोटी वैल्यूज़ रखूँगी ये हर बार कहाँ को अप्रोच करेगा, -1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें वहाँ से भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ताकि फिर हम लिमिट को थोड़ा इजीली समझा सकें कि लिमिट फिर है क्या एग्जैक्टली। आई होप आपको थोड़ा सा लिमिट का आइडिया हो गया होगा कि लिमिट्स होती क्या है। चलिए, अब ये हमने अगला वो लिया है फंक्शन, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आपको 1/x का तो ग्राफ पता है ना, 1/x का जब ग्राफ बनाते तो कुछ ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक है। ये 1/x-4 का ग्राफ है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। फिलहाल अभी हमें ग्राफ से क्या नोटिस करना है, हम यहाँ पे वैल्यूज से ना करके ग्राफ की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम अगर मैं डायरेक्टली इस पर चलती हूँ, अब वैल्यूज़ कैलकुलेट ना करके हम डायरेक्टली लिमिट पे चलते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तब क्या हो रहा है, और लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 4 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तब ये फंक्शन कहाँ की तरफ को जा रहा है, हमें ये निकालना है, ठीक है। क्या आप इस ग्राफ से ये देख पा रहे हैं कि जब हम 4 से छोटी वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, 4 से छोटी वैल्यूज़ लेने पर ये जो फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है कहाँ की तरफ को टेंड कर रहा है, ये -∞ की तरफ नहीं जा रहा है,
जा रहा है ना। तो जब x4 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि अच्छा ये फंक्शन 4 पे डिफाइन है, ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि 4 रखेंगे तो ये 1/0 की फॉर्म बनाएगा, जो कि फंक्शन जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम जब 4 पे बात कर रहे हैं तो 4 पे तो नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 के आगे पीछे लेफ्ट और राइट में हम बात करेंगे। तो जब हम 4 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते तो देखिए फंक्शन का ग्राफ कैसा बना हुआ है, कहाँ को जा रहा है, -∞ की तरफ को जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सेस नीचे है तो नेगेटिव में, तो ये -∞ की तरफ जा रहा है। और अब इस फंक्शन को देखो, जो 4 से बड़ी वैल्यूज़ ली हैं, तो ये फंक्शन का ग्राफ कहाँ को टेंड कर रहा है, देखो ऊपर को, यानी कि +∞ की तरफ को जा रहा है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जब राइट हैंड साइड से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं तो ये आंसर आ जा रहा है +∞, है ना। अच्छा, अब एक और यहाँ पे जो बात है वो आपको जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है, अगर हम कह रहे हैं ना कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट में नहीं जानी चाहिए। बट कभी कभी बुक्स में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही +∞ को चली गई, मतलब जैसे अगर दोनों ही +∞ को आ जाती तो हम कह देते कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, या दोनों ही -∞ को चलेगी तब भी हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट जो एक्चुअल डेफिनेशन, जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है लिमिट्स की, वो ये कहती है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो फाइनाइट होगी, एक फाइनाइट कोई रियल नंबर होगा, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हम नंबर ले रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो कभी कभी बुक्स में ऐसा लिख देते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है, जब इन्फिनिटी में आएगी तो वो अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट एक्चुअल में यही होता है कि इन्फिनिटी में अगर जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे तो ये दोनों अनइक्वली आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी आना चाहिए था, ये इक्वल नहीं आ रहा है। खैर फिलहाल मैं यहाँ पे ज़्यादा इसको ना लिखते हुए मैं सिर्फ ये लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन जब इन्फिनिट की तरफ को जाता है तो उस केस में हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही बोल देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम यहाँ से कंक्लूजन्स को देखते हैं कि हमने क्या क्या कंक्लूड किया है यहाँ से। ऐसा हो सकता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लेकिन वो आपस में क्या हो, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो। ऐसा दूसरे केस में हुआ था, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी कुछ आ रही थी, राइट हैंड लिमिट भी आ रही थी, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं हुई, ऐसा भी कभी होता है, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल भी है, ठीक है। जैसे वाले केस में इक्वल नहीं थी, तो कोई केस ऐसा होता है कि वो आपस में इक्वल भी आ जाती है, ठीक है, जैसे पहले वाले केस में आई थी। अब इस वाले केस में तो वैसे तो हम इन्फिनिटी में जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि नहीं कर रही है एग्जिस्ट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन की लिमिट तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर, ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़ा फंक्शंस की ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से, ठीक है। अब हम लिमिट को फाइनली हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। अच्छा, यहाँ से हमें कुछ बातें और भी समझ में आ गई है ना, कि अगर हमें किसी नंबर को अप्रोच करना है, कोई भी नंबर ए होगा, उसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं, तो हम उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लें या हम उसको राइट साइड से अप्रोच कर लें, ठीक है। एक चीज़ ये पढ़ी। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी कि क्योंकि हम दो साइड से अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, दो साइड से अप्रोच कर पा रहे हैं, तो हमारे पास दो तरीके की लिमिट्स आ जाती है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाती है और एक राइट हैंड लिमिट मिल जाती है। अब जो यहाँ से मेन बात हमें यहाँ से लिखनी है, मेन बात जो हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वो करनी है लिमिट्स में, वो ये करनी है कि अगर लिमिट when extending to a from left hand side of any function fx is equal to limit when x is tending to a from right hand side of that function are equal, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं, इफ़ देन, इस बात को आप लिख भी लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी क्या होगा, लिमिट जो होगी फंक्शन की ए पर, उस ए पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका क्या मतलब हुआ, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले तो, और फिर वो दोनों आपस में इक्वल भी होनी चाहिए, तभी और तभी हम कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पर, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल पर वापस आ जाइए। हमने लिमिट निकाली राइट हैंड साइड से, हमने राइट हैंड साइड से निकाली, दोनों साइड से इक्वल आ गई ना, तो फिर क्या हुआ, हम इस केस में कहेंगे कि लिमिट जो है मेरे पास एफ ऑफ एक्स की, जब एक्स 2 को जा रहा था तो वो क्या आ रही है 4, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जो अगली चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर हम डायरेक्टली ये बोलेंगे कि इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इंडिविजुअल तो एग्जिस्ट कर पा रही है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, उनका इक्वल होना ज़रूरी है लिमिट का उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि लिमिट होती क्या है, ये होती है लिमिट। तो अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिमिट कभी भी ना ये नहीं होता है कि हम लिमिट जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी ये निकाल रहे हैं, नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है
ठीक है। तो जब वो उस पॉइंट की तरफ को जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी, बस हम ये कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन कहाँ को अप्रोच करेगा, ठीक है, बस हम ये देख रहे हैं। वहाँ पर ये नहीं कह रहे कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं, 4 के आसपास। यहाँ पर हमने 2 देखा था तो 2 के आसपास वैल्यू क्या आएगी, हम उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये होती है हमारी लिमिट्स। अब यहाँ पे तो हमने क्या किया, अभी तो जो लिमिट्स हमने कैलकुलेट की है ना, वो हमने कैसे कैलकुलेट की, बड़े लॉन्ग लंबा मेथड लेकर के हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। जो 11th की एनसीईआरटी में लिमिट्स बताई गई है वहाँ पर तो बहुत आसानी से बताई है, वहाँ पर सारा काम सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाता है। तो उस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि उतने से ही काम नहीं चलता है, हमें लिमिट्स को कैलकुलेट करना वैसे भी आना चाहिए कि मेथड जो एक्चुअल मेथड है उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ईजी है, कोई बहुत टफ मेथड नहीं है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में 11th में आपने किया होगा या कर रहे होंगे, वो वाले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे है, तो वैल्यू रख के तुरंत आ जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको भी हमें डिस्कस करना है। लेकिन पहले हम जो एक्चुअल मेथड हम होता है लिमिट फाइंड आउट करने का, पहले हमें वो डिस्कस करना है। तो हम एक एग्जाम्पल से देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, ठीक है। पहले मैं छोटा सा आपको एल्गोरिथम बता देती हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कैसे की जा रही है, ठीक है। फिर हम बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए पहले हम एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या फॉलो करना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है पहले तो उसको ऐसे लिख लें, जिस भी पॉइंट पे हमसे लिमिट पूछी गई है पहले तो हम ऐसे लिखेंगे कि लिमिट ऑफ दैट फंक्शन व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही राइट के लिए क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ठीक है, ए प्लस, यानी कि राइट साइड से उसको हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या करना है ना, आपने देखा होगा जब हम लेफ्ट हैंड साइड से एक्स की ए पर निकाल रहे थे, जैसे भी हमने फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया 2 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यूज़ आई वो क्या है 1.9, 1.99 या 1.5 ऐसी कुछ वैल्यूज़ ली थी हमने। फिर जब राइट से अप्रोच करें तो हमने यहाँ पे कैसा लिया था 2.01, 2.001 या 2.5 ऐसे कुछ वैल्यूज़ को ले रहे थे, हम ले रहे थे ना, ठीक है। तो अब इस स्टेप की बात कर रही हूँ मैं। तो इस स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ना x को पुट करना है a माइनस एच, मतलब जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं लेफ्ट के लिए हमें क्या करना है, इसमें से कुछ हल्का सा छोटा सा जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, जो हम उसको h से रिप्रेजेंट करें कि छोटी वैल्यू हमें कुछ माइनस करनी है। जैसे कि 2 से हम 1.9 पाए होंगे तो हमने 0.1 माइनस किया होगा ना, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो हमें x को रख देना है a माइनस एच, ठीक है। और हमें क्या करना है फिर यहाँ पे, हमें जो ये x टेंडिंग टू a माइनस है इसको रिप्लेस कर देना है, मतलब इसकी जगह पे हमें लिख देना है h टेंडिंग टू 0, ठीक है। h टेंडिंग टू 0 लिखना, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सकें, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की जगह पे क्या लिख देना है, अब की बार a माइनस एच रख देना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रही हूँ। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा यहाँ से लिख दे रही हूँ। मुझे क्या करना है, x को अब क्या रख दूँगी मैं a प्लस एच, क्यों, क्योंकि अब जो वैल्यू यहाँ पे a होगी वो थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी ना इसके बाद की जो भी आएगी, तो उसमें मैं कुछ छोटा सा अमाउंट ऐड किया होगा 0.01, 0.1 समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं x को किससे रिप्लेस कर दूँगी, जो a प्लस होगा उसको रिप्लेस करके मैं क्या कर दूँगी, h टेंडिंग टू 0 कर दूँगी, ठीक है। और फिर इससे मेरा ऑब्टेन होगा जो h टेंडिंग x जब 0 यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे 0 नहीं लेना चाहिए था, मुझे a ही लेना चाहिए था क्योंकि हम a के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे a पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, व्हेन h इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। अब a प्लस एच से रिप्लेस करना है इसको, ठीक है। इस बात को मैं थोड़ा सा और फिर से समझा दे रही हूँ। देखिए जब h 0 की तरफ जाएगा तभी तो x a की तरफ जाएगा ना, ठीक है। इस बात को समझना है कि हमने यहाँ पे इससे इसको क्यों रिप्लेस कर दिया, h टेंडिंग टू, जब h 0 की तरफ, जब ये 0 होगा तभी तो x a की तरफ जा पाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको इंटरचेंज करने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने x को ऐसे लिख दिया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, इसी फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमने x को चेंज करके a माइनस एच लिख दिया ना, तो हमें यहाँ पर इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बात समझनी है कि जब h 0 की तरफ जाएगा तब x a की तरफ जा रहा होगा, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमें चीज़ें थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो फिर देखते हैं, अभी हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बतानी है। अब देखिए मैंने जो फंक्शन लिया है वो मैंने ब्रांच फंक्शन लिया है, ठीक है। हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें कम समय में, इसलिए मैंने ब्रांच फंक्शन लिया हुआ है, ताकि हम दो चीज़ें एक साथ सीख सकें, ठीक है। अगर एक ही फंक्शन दिया होता तो फिर आपको पता है थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट में जाके काम करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 फंक्शन दे रखे हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब, अब देखो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमसे पूछिए निकालने के लिए कहा है, लेकिन कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 पे
निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 पे निकालना होगा तो 1 के लेफ्ट से जाएंगे और 1 के राइट से जाएंगे, तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 1 के लेफ्ट से जब जाएंगे तो 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमें कौन सा फंक्शन कंसिडर करना होगा, ये वाला ना, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x से छोटी वैल्यूज़ लेनी है। छोटी वैल्यूज़ के लिए मैं कौन सा फंक्शन लूँगी, ये वाला। और जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी तब वहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, तो यानी कि x ग्रेटर देन 1, तब ये वाला फंक्शन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक ही फंक्शन दिया होता तो अलग बात थी, उनको भी हम डील करेंगे जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या कुछ और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर फोकस कर रहे हैं। तो मैंने ब्रांच फंक्शन लिया हुआ है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो x की वैल्यू छोटी होंगी 1 से छोटी होंगी, तो हमसे कहा कि जब 1 से छोटी वैल्यू है x की तो ये कंसिडर करना है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला कंसिडर करना है। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो लिमिट आएगी फंक्शन की, हम लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हमने पहला सब क्या कहा था, उसको ऐसे लिखो। हमें यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे एक्सटेंडिंग टू ए, क्या है मेरा यहाँ पे 1 लेफ्ट से जा रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट, सबसे पहले फिर मुझे क्या करना है, x को मुझे a माइनस एच रखना है और इसको रिप्लेस कर देना है h टेंडिंग टू 0 से। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करके क्या लिखूंगी, h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे f ऑफ x में क्या आएगा, x की जगह पे मुझे क्या रखना होता है, लेफ्ट से चल रहे तो a माइनस एच, a क्या है मेरा यहाँ पे 1, तो मैं इसको रखूँगी 1 माइनस एच। ठीक है, अच्छा, जब 1 माइनस एच रखना है, 1 माइनस मतलब 1 से, इसको यहाँ पर देख के समझ में भी आ रहा है, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटी वैल्यूज़, 1 से छोटी वैल्यूज़ कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यानी कि ये वाला फंक्शन हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लिमिट हम लिखेंगे h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन चलो पहले एक बार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 1 माइनस एच रखना है ना, तो मैं एक्स स्क्वायर ना लिख करके मैं डायरेक्टली 1 माइनस एच का स्क्वायर लिखती हूँ। ये बात आई होप आपको क्लियर होगी, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एफ ऑफ, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये था ना, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एक्स की जगह पे, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था वैसे यहाँ पे एक्स की जगह 1 माइनस एच है, तो 1 माइनस एच की जगह पे यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये तो 1 ठीक ही है, इसको खोलोगे तो 1 स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब जब हम इसको निकालते हैं, मैं अगर यहाँ पे h की वैल्यू को पुट कर दूँ, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, जब मैं इस h की वैल्यू को 0 पुट करूँगी तो h यहाँ 0 पुट होगा, यहाँ तो ये 0 0 पुट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस 1 बचेगा ना, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो इस फंक्शन की आई है वो आई है 2। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ दोबारा पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को करती हूँ कैलकुलेट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स के लिए। तो यहाँ पे लिमिट हम कर रहे हैं एक्सटेंडिंग टू, अब राइट से जाएंगे तो 1 प्लस एच। ठीक है, फिर x को क्या रखना है, ये तो एफ ऑफ, यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या रखूँगी, अब पहले 1 माइनस एच रखा था, अब राइट से चल रहे हैं तो 1 प्लस एच। ठीक है, 1 प्लस एच रखा है। अब यहाँ पे फिर देखिए, जब 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये वाला लेना है। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक्सटेंडिंग टू 1। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे h जब ले ही आया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे एक काम करना चाहिए था, अभी मैंने यहाँ पे h को ले आई हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, ओके फाइन, यहाँ पे मुझे 1 प्लस एच नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ मुझे एफ ऑफ एक्स ही लिखना चाहिए था, क्योंकि अभी मैंने यहाँ चेंज नहीं करा है ना। ठीक है, तो जब मैं अब यहाँ चेंज करूँगी, जब मैं h टेंडिंग टू 0 करूँगी तो f यहाँ पर फिर x भी चेंज होगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा आपकी बार 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच के लिए मैंने फिर रिपीट कर देती हूँ मैं, 1 प्लस एच यानी कि x 1 से बड़ी वैल्यू है जब x की, तो वो उसके लिए फंक्शन मुझे 2 माइनस एक्स रखना है, तो 2 माइनस एक्स तो ठीक ही है, 2 माइनस एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये 1 प्लस एच। ठीक है, माइनस 1 प्लस एच। ठीक, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं h की जगह पे 0 पुट करूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 2 माइनस 1, ये आ रहा है 1। ऑलराइट, तो क्या पता चला हमें यहाँ से, ये पता चला कि इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो 2 आ रही है, और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, वो आ रही है 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो नहीं है। अभी जब हमने डेफिनेशन इसकी देखी थी तो मैंने कहा था कि ये दोनों एग्जिस्ट करने के बाद ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर हम बोलेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स, या फिर ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं कि लिमिट वन एक्सटेंडिंग टू 1 ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है,
आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ तक की बात है, ये हमने अभी बिल्कुल जो एक्चुअल मेथड होता है ना जिससे हम निकालते हैं, अभी हमने वो किया है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए समझ में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक देखा है लिमिट्स का। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है इससे, ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान लगेंगे आपको चीज़ें, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम आप फटाफट वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। फिर बाकी कुछ और मेथड्स भी हैं, लिमिट्स जब थोड़ी सी हाई लेवल की आएंगी तो वहाँ पर हमें थोड़ा मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये लिमिट्स का बेसिक था, इतना तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी की चीज़ें अब हम अगले वीडियोस में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर बाकी आगे को बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये लिमिट्स का बेसिक था, इसको मेंटेन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही।